आपको स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? आवाज भी आ रही है, स्क्रीन भी आ रही है नजर? जी आ रही है। ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे इसके ऊपर कि किस तरह से इन्होंने ज़हन साजी की इस्तेमालकारी के पूरे अमल को कबूल करने के लिए। चूंकि हम लोगों का ताल्लुक बरसगीर पाक हिंद के साथ ज्यादा रहा है, हम सब वहीं से बिलोंग करते हैं। क्योंकि अभी 1947 में तो पाकिस्तान वाले से वजूद में आया, लेकिन उससे पहले पूरा सब कॉन्टिनेंट था, बरसगीर पाक हिंद था, और ये पूरा मुगलों के अंडर ही पूरा पूरा एक हमारा बरसगीर आता था। तो इसी के हवाले से अब हम इसी को अपना मौजू बनाकर बात करेंगे, वरना हमारी गुफ्तगू बहुत तवील हो जाएगी और हम अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम नहीं कर सकेंगे। तो हुआ ये था कि उन्होंने मुसलमानों की ज़हन साजी करने के लिए निसाबी मामलात को भी अपने हाथ में लिया था। इस्तेमारकारी ताकतों ने आते ये ताजिरों के भेस में है, तिजारत करने के लिए आते हैं, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको माशी बुनियादों पर जब मजबूती मिलती है या कुछ पॉलिसीज के थ्रू ये हुकूमती मामलात में दखल अंदाजी करते हैं, तो फिर इस तरह से इन्होंने 1813 में इन्होंने फिर कंपनी ने ये शर्त लगाई थी कि हर साल हम 1 लाख रुपए जो है वो हिंदुस्तान के जो सरकारी निसाब मदारिस है वहां पर हम 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर हम आ जाते हैं। इस्तेमारकारी को मजबूत करने के हरबे और तरीके। पहला काम है कंपनियों का कयाम, दूसरा काम है प्रोटेक्टोरेट। प्रोटेक्टोरेट का मतलब है महाफिज, यानी द स्टेट स्टेट दैट इज कंट्रोल एंड प्रोटेक्टेड बाय अनदर। मुहाफिज मुल्क जो किसी कमजोर मुल्क की हिफाजत अपने जिम्मे ले। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि एक सबक जिस तरह से वो आते हैं, एक तो कंपनियों का कयाम है कि हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक कंपनी का नाम सुना है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड। लेकिन सिर्फ दुनिया में ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, उस वक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, यानी वलंदेजी मशरकी कंपनी, मशरकी इंडिया कंपनी। और तीसरी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। चूंकि इस्तेमारकारी के दौर में सबसे नंबर 1 पे बरतानिया रहा था, फिर फ्रांस था, फिर उसके बाद और भी ममालिक थे, फिर उनमें डच भी एक मुल्क था जो बहरी समंदर के या बहरी रास्तों के जरिए से तिजारत करते थे, और मसालों की कुछ तिजारत किया, कुछ भी किया, और उन ममालिक में बरसगीर पाक हिंद में आए, कुछ ऐसे इलाकों में गए कि जो सरखेज थे, या जहाँ पे इंसानों की अफराधी कुव्वत जो थी वो मौजूद थी, जिसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। तो वहां पे सबसे पहले ये ताजिर बन के जाते थे। जैसे हमारे यहाँ बरसगीर पाक हिंद में अंग्रेज क्यों आए थे? क्योंकि तुर्कों की ताकत इतनी ज्यादा मजबूत थी कि तुर्कों ने अंग्रेजों का बरतानिया का रास्ता इनकी चूंकि इनकी तुर्कों के 3 बड़े आजमों पर मुसलमानों की वो थी हुकूमत थी, तो समंदरी रास्तों पर भी तुर्कों की एक हुक्मरानी थी। तो अंग्रेज ताजे बरतानिया को इन्होंने मना किया। बरतानिया उस वक्त स्ट्रॉन्ग था, लेकिन सल्तनत उस्मानिया अपनी जगह एक सुपर पावर थी उस वक्त। तो सल्तनत उस्मानिया ने अंग्रेजों का दाखिला जो था वो मना कर दिया था कि आप लोग हमारे बहरी रास्तों से तिजारत करने के लिए नहीं जाएंगे। तो जिसकी वजह से फिर इन्होंने रूट तब्दील करने के लिए रूट तब्दील किया, और फिर ये लोग बरसगीर पाक हिंद की तरफ आए, और यहाँ पे आके उन्होंने यहाँ के मुगल हुक्मरानों से इजाजतनामा हासिल किया कि हमें आप कोई एक कंपनी जो है वो खोलने की इजाजत दे दे, कोई कारखाना कायम करने की इजाजत दे दे, हम आपके मुल्क में तिजारत करना चाहते हैं। तो वो भी हमारे यहाँ के बादशाहों ने उस वक्त शायद इतना सोचा नहीं, ये दूरंदेशी से काम नहीं लिया, और उनको परवाना दे दिया कि हाँ आप लोग हमारे यहाँ कारखाना खोल ले। तो मेरे ख्याल से गालिबन सबसे पहले कलकत्ता में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो कारखाना कायम किया गया था। और ये लोग, इनकी नजरें सबसे ज्यादा कपास पे थी, क्योंकि कपास जो बरसगीर पाक हिंद में उगता था वो कहीं और उस नौयत का नहीं था। तो ये लोग ये करते थे कि जैसे कपास है, कपास बरसगीर पाक हिंद में रही है, और अच्छा, उस कपास को चुनने के लिए बरसगीर के ही लोगों का इंतखाब किया जाता था कि यहीं के बाशिंदे जो है, कंट्री ए के जो मुल्क, मतलब इंडिया के जो लोग थे, हिंदुस्तान के जो लोग थे, वही लोग उस जमीन पर जो कपास उगा है उसको चुने। अब एक चीज है कि लगी हुई है, फिर उसको चुनना, ये भी एक मजदूरी वाला काम है। उसको चुनने के बाद फिर वो कहते थे अंग्रेज के, ठीक है आप ये कपास हम वाले, आप ये हमारे कारखानों में जमा करवा दो। कारखानों में जमा करवा दिया। फिर चूंकि बरसगीर पाक हिंद के लोगों को उन्होंने अपना मजदूर बना लिया था, तो मजदूर बनाने के बाद फिर इन लोगों ने उसको अपने उसमें ले लिया,
अपनी उनको कुछ मजदूरी दे दी और फिर वो कपास अपनी कस्टडी में ले लिया। उस कपास को, उस खाम माल को उन्होंने बजरिए बहरी जहाज इंग्लैंड पहुंचाया। बरसगीर पाको हिंद में ऐसी कोई सनत या ऐसी कोई इंडस्ट्री मौजूद नहीं थी कि जहां पर उस खाम माल को कपड़े की सूरत दी जाती। तो बजरिए बहरी जहाज वो कपड़ा जो था वो इंग्लैंड इंग्लैंड जाता था, इंग्लैंड में तैयार होता था और इंग्लैंड में तैयार होने के बाद फिर वो कपड़ा वापस बरसगीर आता था पाको हिंद में और फिर उसको अंग्रेज अपने माने दामों में फरोख्त करके बेचते थे। अच्छा, एक इस तरह से इस्तेमालकारी जिस तरह से की गई, इसमें एक चीज ये भी अपने जहन में याद रखिए कि इन्होंने चूंकि कलकत्ता में अपना पहला कारखाना कायम किया था, तो कलकत्ता में जो बंगाली थे उनका हाथ से कपड़ा बुनने का जो एक अंदाज था वो बहुत नफीस होता था। और ये बात तो शायद आप लोग अपने घर में बड़े बूढ़ों से सुनते भी होंगे, जो ढाका का या बंगाल का जो मलमल का कपड़ा होता था वो पूरा माचिस की डिबिया में या अंगूठी के अंदर एक थान या एक पूरा, आप कह लें पूरा थान जो था वो एक अंगूठी के अंदर या एक माचिस की डिबिया के अंदर आ जाता था। उसकी नज़ियत का या उसकी एक नफासत का या उसके स्टैंडर्ड का इतना मयार होता था कि वो कपड़ा बंगाली अपने हाथों से बुनते थे। जब अंग्रेजों ने ये चीज देखी कि ये चीज हमारे फैक्ट्री से तैयार कपड़े में नहीं आ रही, तो उन्होंने फिर ये जुल्म सितम किया कि उन्होंने गंडासे से सारे बंगालियों के मुंह कटवा दिए थे कि अब ये कपड़ा जो है ये इस नौयत का किसी बंगाली के हाथों से बन ही ना सके और हमारे इस्तेमालकारी को या हमारे इंडस्ट्रियल जो हमारी बुनियादें हैं उनको इतना फरोग मिले, ये हमें इतना एक मजबूती मिले जिसकी वजह से ये हमारे मामला में इनका जो हाथ की कारीगरी है इन तरफ ना हो। एक तरह से तो इनका ये भी जुल्म हुआ। आते ये ताजिरों के भेस में है, इनको मजबूती मिलती है तो फिर ये फिर अपने मुतालबात भी आबाद में बनवाते हैं। अच्छा, दूसरी हैसियत से ये आते हैं, प्रोटेक्टोरेट की हैसियत से भी आते हैं कि एक मुल्क है दूसरे मुल्क में जा रहा है कि अच्छा आपके मुल्क तो दिफाई तौर पर या सरहदी तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर है, आप ऐसा कीजिए हमें भी थोड़ा सा मौका दीजिए, हम आपके मुल्क में आपकी सरहद की हिफाजत करेंगे और आपके साथ आपके मुल्क को हम महफूज रखेंगे। तो देखिए, सरहदी मामला हो या फौजी मामला हो, ये तो इतने कॉन्फिडेंशियल मामला होते हैं इस केस पे, तो उस मुल्क के लोगों को भी उस बारे में इतना नहीं पता होगा। तो कोई गैर आके खुद आपको पेशकश कर रहा है कि भाई हम आपके मुल्क में आपके लोगों की हिफाजत करेंगे, आप हमें सरहदों तक रसाई दें। इसके नतीजे में फिर ये होता है कि आपको अंदरूनी राज भी मालूम हो जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस मुल्क की फौज में या जो भी है वो आपका कंट्रोल हो जाता है। तो कोई जंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, सिर्फ दिमाग की पॉलिसी इन्होंने इस्तेमाल की, जिसकी वजह से फिर ये लोग अपना आगे आ जाते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल आप लोग इस तरह से समझ लीजिए, जो आज के दौर में हो रहा है, जैसे पाकिस्तान है, ये आईएमएफ से इतना कर्जा ले लिया है कि वो 1958 से लेके अब तक 22 दफा ये आईएमएफ के पास पाकिस्तान जा चुका है, कर्जों पे कर्जे, फिर कर्जों पे बिला सूद के साथ कर्जे, इतने बिलियन डॉलर्स ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर कर्जे आ चुके हैं कि वो आपको जब कर्जा देता है आपके मुश्किल वक्त में, तो फिर वो आपको पैसे देने के बाद अपने मुतालबात भी मनवाता है कि बिजली इतनी महंगी कर दी जाए, गैस इतनी महंगी कर दी जाए। अब इन सारी चीजों में हमारा कोई कसूर नहीं है, हम अगर आप हैं या मैं हूं तो हम तो बेकसूर लोग हैं, लेकिन इस महंगाई को या इस इन सारे मुतालबात को हमारी हुकूमत मानती है या वो मजबूर है कि वो इन चीजों को माने। क्यों? क्योंकि वो माशी तौर पर हमारी हुकूमत इतनी कमजोर है कि वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती। तो इसी तरह का कुछ प्रोसेस अभी भी एक तरह से आप देखें तो कॉलोनाइजेशन चल रही है, लेकिन उसका उसकी शक्ल तब्दील हो चुकी है। अब हम ग्लोबलाइजेशन के जिस दौर में रह रहे हैं तो उसमें पूरी दुनिया को एक छोटा सा गांव बना दिया गया है, जिसकी वजह से अब हम कंपनियों की जेर तसल्लुत जिंदगी गुजार रहे हैं कि एक प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में मिल रही है वही प्रोडक्ट दुनिया के दूसरे खत्ते में वैसी ही प्रोडक्ट दूसरे इंसान को भी मिल रही है। और इस पूरी कंपनियों में आप किसी एक इंसान का भी नाम बता दें जिस कंपनी का मालिक मुसलमान हो, तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, यूनिलीवर हो या कोई भी कंपनी हो, या तो यहूदियों की है या तो ईसाइयों की है, मुसलमानों की नहीं है। ये एक दो होंगी तो शायद वो उस मैार तक की ना होगी जिसको एक इंटरनेशनल लेवल दिया जा सके है। तो लेकिन ये उसका एक फेस तब्दील हो चुका है, लेकिन फिलहाल वो जारी है। 57 इस्लामी ममालिक के बनने के बाद भी आज एक मीट भी ऐसा नहीं है जो सर उठा के किसी के सामने अपने कोई मुतालबात जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मनवा सके है। तो होता यह था कि जाहिर है जब उन लोगों ने माशी तौर पर मजबूती हासिल की तो फिर हमारे हुकूमतों के अंदर भी कहीं ना कहीं अख्तिलाफात आपस में रहते थे। तो एक ही जगह अगर दूसरे से चल रही है तो यहाँ के ताजिरों ने पैसे देना शुरू कर दिया कर्जों की सूरत में कि आप हम आपके मुश्किल वक्त में आपको पैसा दे रहे हैं ना, आप हमसे ये पैसा हमें बाद में वापस कर दीजिएगा, आप पहले लड़ लें या पहले आप अपना मसला हल कर लें। इस तरह से कर्जों के साथ सूद के साथ कर्जे बढ़ते चले गए। हमारे यहाँ की हुकूमतें वापस करने की अहल साबित नहीं हो सकी, जिसकी वजह से फिर वो अपने मुतालबात मनवाते रहे
और फिर हम सब के सामने ये है कि उस वक्त जब हमारे यहाँ बरसगीर पाक व हिंद मुगल एम्पायर उस वक्त स्ट्रॉन्ग था, तो उस वक्त ताजिरों की भेस में जो बरतानिया इजाजत लेकर आए थे, वो किस तरह से उन्होंने मुसलमानों का इस्तेहसाल किया, मुसलमानों के नजरियात को तब्दील किया, तालीमी मामलात को अपने हाथ में लिया, और किस कदर इन्होंने मुसलमानों 1857 की जो बगावत हुई थी उसको किस तरह से उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ खेल किया, या वो मुसलमान जो फारसी में या उर्दू में उनकी महारत बहुत ज्यादा थी, फारसी हमारी उस वक्त की सरकारी तालीम वो थी जबान थी, किस तरह से उन्होंने हमारी जबान को तब्दील किया, और किस तरह से हमारी, क्योंकि हमारा बहुत सारा वसीला, हमारा बहुत सारा सकाफती खजाना हमारी अपनी जबान में होता है। आज कितना ऐसा है कि हमें फारसी पढ़ना नहीं आती, इवन तो मुझे भी फारसी नहीं आती है, तो हमारा बहुत ज्यादा इल्मी जखीरा फारसी में रहा है, लेकिन हमारी जबान को बिल्कुल तब्दील कर दिया गया। सारी पॉलिसीज, जॉब की पॉलिसीज, सारी अपॉर्चुनिटीज इन्होंने अंग्रेजी जबान में रख दी, तो जो अंग्रेजी जबान होती है ये अपने साथ सकाफत भी लेकर आई। हर जबान के अंदर उसकी अपनी सकाफत, उसके अपने लहजे मौजूद होते हैं, तो इन्होंने जबान भी तब्दील कर दी थी, और उस इंसान को काबिल तसव्वुर करवाया कि जो अंग्रेजी बोलेगा, ठीक है अंग्रेजी जबान एक जबान है, खैर इसके ऊपर हम हमारी बात कहीं और से कहीं और निकल जाएगी। फिर हमने अभी गुज़िश्ता में बात की थी कि अफ्रीका के साथ क्या हुआ, दौरे इस्तेमार ने आलम इस्लाम पर क्या असरात मुरतब किए। देखिए अफ्रीका जो था वो उस्मानियों के ज़ेर तसल्लुत था, यानी बरे आज़म अफ्रीका जो है यहाँ पर हमारे तुर्कों की हुक्मरानी थी, और ये जो हम या और हमारा जो बरे आज़म अफ्रीका है, जैसे हमारे यहाँ मिस्र आ जाता है या ट्यूनिस आ जाता है, ये सारे वो ममालिक हैं जहाँ अरबी बोली जाती है, यानी ये अरब के हदों को या अरब ममालिक के असरात को छूने वाले ममालिक हैं। अच्छा, जोग्राफियाई तब्दीली मैं एक मिसाल के तौर पर बस यहाँ एक चीज़ पेश कर रही हूँ, जोग्राफियाई तब्दीली बरे आज़म अफ्रीका। देखिए दौरे इस्तेमार और मिल्लत इस्लामिया पर अगर हम बात करें तो इस पे एक जोग्राफियाई तब्दीली हुई थी। इस हिसाब से अगर आप बरे-आज़म अफ्रीका को देखें तो 1885 से लेके, यहाँ पे 45 लिखा हुआ है, 1884 से लेके 1885 तक बर्लिन कॉन्फ्रेंस हुई थी। एक जर्मनी में बर्लिन जो है एक मुल्क है, उस बर्लिन में एक शहर है बर्लिन, उसमें वहाँ अंग्रेजों ने कॉन्फ्रेंस की थी बर्लिन कॉन्फ्रेंस के नाम से। इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखें तो ये पूरे बर्रे आजम अफ्रीका का नक्शा है, और यहाँ पर जो अगर आप मेरा कर्सर देख रहे हो तो एरिया ऑफ अफ्रीका कंट्रोल बाय यूरोपियन कॉलोनियल पावर इन 1930, इसमें जितने ममालिक बने हुए हैं इन ममालिक के साथ कुछ रंग का एक कलरफुल डायग्राम बनी हुई है, एक कलरफुल बॉक्स बना हुआ है। तो जहां जहां ये कलरफुल बॉक्स है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस कलरिंग एरिया में इस मुल्क की कॉलोनी थी। जैसे बेल्जियम है, बेल्जियम का यहाँ पे इलाका था, इटालियन है, इटालियन का ये इलाका था, इटालियन ये रहा लीबिया, इटली ने लीबिया के इलाके को कब्जे में किया। ब्रिटिश की पावर आप देखें जहां जहां पिंक कलर नजर आ रहा है, इजिप्ट है, एंग्लो इजिप्शियन सूडान है, ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका, नॉर्दर्न, मतलब सारे हमारे जो भी बड़े इलाके थे ज्यादा थे वो अफ्रीका से इसने ले लिए थे, ब्रिटिश ने ले लिए थे। इसके अलावा फिर पुर्तगालीज थे, पुर्तगालियों ने जहां जहां पर्पल इलाके हैं वो सारे पुर्तगालियों के अंडर अंडर थे। फ्रेंच है, फ्रेंच फ्रांस ने इन ग्रीन इलाकों के ममालिक को अपने अंडर ले लिया था, जिसमें अल्जेरिया है, ट्यूनिसिया है, फ्रेंच वेस्ट है, फ्रेंच इक्वेटोरियल अफ्रीका, इस तरह की। फिर स्पेन है, स्पेन चूंकि उसमें मुसलमानों के अंडर नहीं था, स्पेन में ईसाइयों की हुकूमत थी, तो ये इलाके जो है लाल लाल ये ईसाइयों के स्पेन के अंडर थे। जर्मनी है, जर्मन जो था वो भी ईसाई मुल्क था, और ये ग्रीन जो यहाँ पे मुल्क आ रहे हैं डार्क ग्रीन, तो ये साउथ वेस्ट अफ्रीका ये वो। और इंडिपेंडेंट इलाका जो बेचारे अफ्रीका के पास खुद था वो बेचारे का सिर्फ ये था, बाकी दुनिया का पूरे बर्रे आजम अफ्रीका में कोई ऐसा इलाका नहीं था जो बेचारे अफ्रीका के खुद के पास। मेरा मुल्क है, मेरी जमीन है, मेरे मादनी ज़खायर हैं, मेरे इस्तेमाल में आने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसके 1884 से लेके 1885 तक जो है वो बर्लिन कॉन्फ्रेंस हुई थी बर्रे आजम अफ्रीका के हवाले से, और उसके बहुत सारे इलाके जो थे वो अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिए थे। हालांकि इससे पहले मैं थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर करना चाहूंगी इस हवाले से। टाइम देख लूं मैं, मुख्तसर टाइम रह गया है, अब बस मैं थोड़ी सी डिटेल लेके लेक्चर को एंड करूंगी, वरना हमारी गुफ्तगू तो ठीक ठाक चली है इस हवाले से।
अच्छा, इसमें यूनिस जो था वो 1574 से लेके 1881 तक सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा। अलजाजायर जो है वो भी तुर्कों के कब्जे में रहा, लेकिन उसके ऊपर फिर फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया। मिस्र सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा, लेकिन उसको इसी बर्लिन कॉन्फ्रेंस के कुछ असरात के बाद फिर फ्रांस ने ले लिया। मराकश पर भी मुसलमानों का कब्जा था, फिर इसको भी स्पेन और फ्रांस ने ले लिया। उसके अलावा अ, इराक सल्तनत उस्मानिया के अंडर था 400 साल तक। फिर 1918 के बाद जब उनको शिकस्त हुई थी पहली जंग अजीम में तुर्कों को, तो फिर वो इराक भी मुसलमानों के हाथ से गया। इराक, फलस्तीन अंग्रेजों को, शाम, लबनान फ्रांस को मिल गया। यमन सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था, ये भी अंग्रेजों के हाथ चला गया। इसके अलावा और हमारा पूरा जो बरसगीर पाक-व-हिंद के ममालिक हैं, कई सारे मतलब अ, हमारे बहुत सारे इस वक्त ज़हन में मेरे नाम नहीं आ रहे उन ममालिक के। ये है, इस वक्त नहीं आ रहे ज़हन में नाम। बर्मा है, ये यहाँ तक के बर्मा तक की सरहदों तक मुसलमानों की हुक्मरानी थी। और वो सारी की सारी इसमें ये बरसगीर इसमें आता था, हमारे मुगल एम्पायर के अंडर आता था। तो ये सारी चीजें मुसलमानों के हाथ से चली गई। अब आप खुद सोचें कि दुनिया के 3 बड़े-आज़मों पर हुक्मरानी करने वाले मुसलमान जो थे, वो इस तरह की हरकतों के बाद जो इस्तेमारकारी के नतीजे में इस्तेमारकारी के बाद की गई है, उसका क्या नतीजा निकला कि 3 बड़े-आज़मों पर हुकूमत करने वाले जो थे, उनके हाथ से सारे ममालिक ले लिए गए। एक बड़े बरसगीर पाक-व-हिंद, बरसगीर को क्यों बरसगीर कहा जाता था? एक तो था बर्रे-आज़म, यानी बहुत बड़ा खुश्की का इलाका, और बरसगीर खुश्की का छोटा इलाका। तो ये बहुत बड़े एरिया को इहाता करता था, और ये इसकी ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ थी बरसगीर पाक-व-हिंद की। दुनिया की वो फल या वो चीज़ें जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में, या कुछ चीज़ें जो इंडिया में उग रही होती हैं, वो दुनिया के दूसरे इलाकों में नहीं उगती हैं। खाने का वो ज़ायक़ा या फलों का वो ज़ायक़ा जो हमारे यहाँ की ज़मीन में मौजूद है, वो दुनिया के दूसरे खित्तों में पैदा होने वाले इलाकों के फलों में मौजूद नहीं है। तो ज़मीनी तौर पर जितना ज़रख़ेज़ इलाकों पर बरसगीर पाक-व-हिंद के पास था, तो उसको वसाइल के लिए या हड़प करने के लिए इस्तेमारकार जो थे, वो ताजिरों की हैसियत से आए। यहाँ पर इन्होंने पहले चीज़ों पर कब्ज़ा आहिस्ता-आहिस्ता किया। जब माशी तौर पर मज़बूती मिली, तो फिर उन्होंने देखा कि लोग जो हैं, ख़ास तौर से मुसलमान, वो तो किसी किस्म की गुलामी कबूल करने को तैयार ही नहीं है। एक बंदे को आप ज़ाहिरी तौर पर गुलाम बना रहे हैं ताकत की बुनियाद पे, तो वो सामने तो आपके झुक जाएगा, लेकिन अंदरूनी तौर पर उसके अंदर कोई ना कोई आग पे लावा तो पक रहा होगा ना, कि मुझे किसी तरह से इससे आज़ादी हासिल करनी है। तो उस गुलामी, ज़हनी गुलामी को भी उन्होंने अपने कंट्रोल में करने के लिए निसाब तालीम को अपने हाथ में ले लिया। और जो 1813 से उन्होंने फिर कंपनी ने ये पाबंदी लगा दी कि 1 लाख रुपए हम कंपनी की तरफ से हिंदुस्तान में पढ़ाए जाने वाले निसाब पर खर्च करेंगे। भाई आप क्यों खर्च करेंगे? जब आप खर्च करेंगे तो ज़ाहिर है आपकी बात मानी जाएगी। अब एक ड्रामा अगर टीवी पर नशर हो रहा है, और वो उस ड्रामे को पीछे से फाइनेंस करने वाली कोका कोला की कंपनी है, या पेप्सी कंपनी है, या सर्फ एक्सेल की कंपनी है, तो ड्रामे में जितनी दफा इश्तेहार आएगा, उस इश्तेहार में सर्फ एक्सेल का इश्तेहार आएगा, या कोका कोला का आएगा, या फिर पेप्सी का आएगा। इसके अलावा हमें तीस चौथा कोई इश्तेहार नहीं मिलेगा। तो जो बंदा फंडिंग कर रहा है, उसके मुतालबात भी तो माने जाएंगे। तो यही सारी चीजें थी कि मुसलमानों के हाथ से क्या क्या चीजें गई। आपको सोचे मिल्लत इस्लामिया के हिस्से बखरे हो गए, दुनिया के 3 बड़े आज़म पर मुसलमानों की हुकूमत थी, या 800 साल मुसलमानों की अंदलुस पर हुकूमत कायम थी। किस तरह से स्पेन ने चालबाजी करके मुसलमानों को आपस में लड़वा के उसे खत्म करवाया। फिर हमारी सल्तनतें, जो हमारा मुगल एम्पायर था, सल्तनत मुगलिया, उसे खत्म किया। फिर मुसलमानों की वफादारी को तकसीम किया। मतलब देखिए, मुसलमानों के यहाँ एक तो होती है कि अपने मुल्क से मोहब्बत होने, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हिजरत मदीना कर रहे थे, तो उन्होंने मक्का की तरफ आंसू बहाते हुए देखा था कि मतलब ये मुझे इसलिए अजीज है कि मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ। तो इंसान दुनिया के किसी भी खित्ते में पैदा हो, और अगर वो उस इलाके को छोड़ के जाता है, तो उसकी उस इलाके से मोहब्बत कायम रहती है। जैसे अगर हम दुनिया के किसी भी खित्ते में जाए, और हमें कोई ऐसा बंदा मिले जो कहे कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो हमारी उस इंसान के साथ एक अटैचमेंट वाली फीलिंग खुद ही खुद ही होगी कि ये पाकिस्तान से है। अच्छा आप पाकिस्तान से, अच्छा पाकिस्तान के कौन से इलाके से, अच्छा किस शहर से, अच्छा आप कराची से, अच्छा कराची में कहाँ से, अच्छा आपने कराची यूनिवर्सिटी से भी पढ़ा है। अच्छा, तो एक होता है कि हर इंसान की जज्बाती वाबस्तगी जो है, वो अपने इलाके के साथ, अपने मुल्क के साथ होती है। इसकी तो दीन इस्लाम भी इजाजत देता है, लेकिन नेशनलिज्म का मतलब इनके मुताबिक ये था कि जबान के साथ, खास लंगत के साथ उस चीज को जिसे कहते हैं, उसको कैद करके उसे जुग्राफियाई तहदीद में बाउंड कर दिया, कि अगर
ये एक मलेशिया के लोग हैं, ये मलाया लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो बस ये इनका एक कंट्री है और ये उसी एक कंट्री में रहेंगे और इनकी सारी औलादी अपनी जबान के साथ, अपनी जोग्राफियाई हदूद के साथ पाबंद है। तो ये नेशनलिज्म का एक और फरोग है जो मगरिब का आया हुआ है मुसलमानों को लेके। उम्मत मुस्लिमा को सबोताज कर दिया, नजरियात की तब्दीली की गई। उसके बाद फिर नजरियात की तब्दीली और मुस्तशरिकीन एक मौजू है, नजरियात की तब्दीली किस तरह की गई। नजरियात की तब्दीली का मतलब ये है कि कोई अस्करी जंग नहीं लड़ी गई, ना कोई हथियार इस्तेमाल किए गए, बल्कि कुछ ऐसा लिटरेचर रखा गया है, कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाले गए, जुमलों की तब्दीली आपस में ऐसी कर दी गई कि जिसकी वजह से लगेगा कि कोई फर्क ही नहीं है, लेकिन वो नजरियात की तब्दीली हो चुकी है, जहन साजी कहना जिसे हम कह सकते हैं। इसके लिए इस्तिशराक ने बहुत अहम किरदार अदा किया कि इस्तेमार कार जो थे वो अपने जहीन लोगों को भेजते थे कि तो पहले उस मुल्क में जाके वहाँ के लोगों का तर्ज जिंदगी, तर्ज लिबास, तर्ज रिहाइश, सारी चीजों को ऑब्जर्व करो, फिर ये देखो कि वहाँ के लोग किस चीज को पसंद करते हैं, फिर किस चीज को नापसंद करते हैं, और अगर किसी चीज को नापसंद करते हैं तो क्यों करते हैं, फिर उस क्यों को निकाल के उसको इस तरह से ढालो कि फिर ये लोग उस चीज के आदी हो जाए जिसके वो है ही नहीं। तो वो सारी मालूमात इस्तेमालकारों को इस्तेशराक जो थे वो मुस्तशरिकीन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में देते थे, जिसकी वजह से फिर वो वहाँ के लोग जो थे एडिक्ट हुए उन चीज़ों की जिनका नहीं होना चाहिए था। तो जैसे इन्होंने पूरी पॉलिसी तब्दील कर दी थी जॉब्स देने के लिए मुसलमानों को कि हम उर्दू ज़बान बोलने वाले को या फ़ारसी ज़बान बोलने वाले को नहीं मानते, जो अंग्रेज़ी बोलेगा हम उसे ही नौकरी देंगे। यानी नौकरियों का मयार इन्होंने अपने हाथ में ले लिया था। तो अब जिसको नहीं आती थी, बेशक वो जितना भी काबिल क्यों ना हो, लेकिन उनके मयार पर पूरा नहीं उतरता था, तो उसे रिजेक्ट कर दिया करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो थी नज़रियात की तब्दीली के, फिर आइंदा आने वाली नस्लों ने सोचा कि भई तरक्की और कामयाबी का मयार तो वही है जो अंग्रेज़ों के पास है या जो मग़रिब से आया है, तो हमें उसी को फ़ॉलो करना चाहिए। तो वो अग़यार की पैरवी को उन्होंने मयार समझा है और जिसकी वज़ह से फिर वो अपनी हकीकत से इतने नाबलद हुए हैं कि खुद शनासी का जो एक लेवल होता है ना, उससे वो बहुत पीछे हो गए हैं। यही वजह है कि अल्लामा इकबाल ने उस मौके पर नब्बाज़ उम्मा जो इनको कहा जाता है, उस मौके पर जो उन्होंने सबसे ज़्यादा चीज़ को हाइलाइट किया था, वो खुद ही थी। अच्छा, खुद ही कोई अल्लामा इकबाल की ज़ाती प्रोडक्शन नहीं थी कि खुद ही जो है वो अल्लामा इकबाल ने खुद कोई चीज़ पैदा की है या खुद कोई एक नया मफ़हूम निकाला, बल्कि खुद ही जो थी वो खुद कहते हैं कुरान मजीद की सूरत अल हशर की एक आयत से उन्होंने उसको एक्सट्रैक्ट किया है और खुद ही का ज़िक्र तो कुरान में भी आया है कि उन लोगों की तरह नहीं हो जाना जिन लोगों ने अपने आप को भुला दिया। तो अपने आप को तो इंसान नहीं भूलता ना, ज़ाहिर है हमें भूख लग रही है तो हम खाना खाते हैं, प्यास लग रही है तो हम पानी भी पीते हैं या हमें और भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम फिर अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। तो इंसान अपने आप से तो गाफिल नहीं होता ना, तो क्या चीज़ है जो इंसान अपने आप से गाफिल हो गया? इंसान अपनी हकीकत या अपनी रूहानियत का जो एक लेवल होता है या अपनी खुद शनासी होती है, उससे वो इस कदर दूर हो चुका था कि अल्लामा इकबाल ने फिर उसी चीज़ को अपने अपने कलाम में प्रोमिनेंट किया था, खुद ही। तो अ, ये चीज़ है कि इंसान फिर उस ज़माने में नस्ली तफ़ाकुर भी आया था, व्हाइट मैन बर्डन इस्तेमालकारी को प्रमोट करने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए इन्होंने व्हाइट मैन बर्डन की थ्योरी पेश की थी। ये थ्योरी ये थी कि दुनिया जो सफेद चमड़ी के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो दुनिया के उन लोगों को जो सफेद चमड़ी के नहीं हैं, जो काले हैं, आप देख सकते हैं इन टोकरियों में एक हबशी है, तो ये चीनी है पीली चमड़ी का, ये कोई हमारे यहाँ का मुसलमान हुलिये का लग रही है, एक अरब है। इस तरह के लोगों को बुलंदी सिविलाइजेशन की देवी तक पहुंचाना गोरों का काम है। तो ये इस्तेमालकारी चूंकि गोरों की तरफ से की गई थी, तो ये उसको साबित करने के लिए वो कर रहे थे। इन्होंने ये कार्टून्स पेश किए थे। ये है द ईस्ट ऑफरिंग इट्स रिचेस टू ब्रिटानिका। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बोर्ड रूम था बर्तानिया में, उसके छत पे ये तस्वीर लगी हुई थी। इस तस्वीर में ये है कि ताज बर्तानिया है, अफ्रीका अपने सारे मादनियात खुद अपने हाथों से इनको दे रहा है और ये भी बादशाह अफ्रीका इसका ताज बरतानिया का बादशाह यहाँ बैठा हुआ है और ताज बरतानिया का सिंबल यहाँ शेर है और ये ताज बरतानिया पीछे बच्चे जो है वो खेल रहे हैं और हमारे यहाँ के जो ये चीनी है, जो चीन के इसके बर्तन बड़े मशहूर होते थे, ताम चीनी के या इनके सॉसर्स वगैरह, टी वगैरह, ये उसको खुद पेश कर रही है और ये एक बंदा गोरे सफेद आदमी जो है वो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि अपना सारा काम जो है सारा जमीन का या सारे वसाइल इसके सामने पेश करो। ये ताजे मैडम जो है खातून मलिका बरतानिया ये इनको एक्सेप्ट कर रही है। तो ये इनकी इनकी माइंड बताते हैं कि भाई इनका ज़हन ये था। अच्छा, इस्तेमारकारी किस हेडिंग के अच्छा इसके लिए इन्होंने फिर निसाब तालीम की तब्दीली भी की थी।
की सकाफत की तब्दीली हुई, फिर ऑक्सीडेंट एंड ओरिएंट कंट्रीज आ गई। इनके मुताबिक, इस्तेमालकारों के मुताबिक ये था कि दुनिया में दो तरह के ममालिक हैं, एक ऑक्सीडेंट कंट्रीज है और एक ओरिएंट कंट्रीज है। ओरिएंट कंट्रीज का मतलब यहाँ पे वो है मशरकी ममालिक है, और जो ऑक्सीडेंट कंट्रीज से मुराद यहाँ पर वेस्ट ममालिक है, और जो ओरिएंट ममालिक है वो बहुत ज्यादा मतलब गिरे हुए, गिरे लुटे पुटे बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और ऑक्सीडेंट कंट्रीज है, ये वेस्ट कंट्रीज है, तो इनकी जिम्मेदारी है कि वो ओरिएंट कंट्रीज को दुनिया में प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं, तो ये जिम्मेदारी हम पर ही आती है। इस्तेमालकारों ने मुकम्मल तालीमी निज़ाम अपने हाथ में ले लिए। इसके असरात क्या निकले? मगरिब ज़दगी नीति, कुछ शनासी से लाताल्लुकी नीति, अंधी तकलीफ नीति, रिजम्स का फरोग निकला, कैपिटलिज्म है, नेशनलिज्म है, या सेकुलरिज्म है। तो जितने भी इज्म्स हमें मिलते हैं वो सारे के सारे वो नजरियात हैं जो इस्तेमालकारी के नतीजे में सामने आए हैं। तो अब हम चूंकि एक आज़ाद मुल्क में जिंदगी गुजार तो रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत से मामलात में हम इतने ज़्यादा मजबूर होते हैं कि आज़ादाना तौर पर वो काम नहीं किए जा सकते। जैसे अब पाकिस्तान जो है वो IMF से इतना कर्ज ले रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो अपने लोगों के हक के लिए कुछ बोल नहीं सकता। या अगर हम दुनिया में बहुत सारी चीजें खरीद रहे हैं, कंपनियों की जायदाद के बाद देश की कुछ खा रहे हैं, उनको उसकी कोका कोला पी रहे, पेप्सी पी रहे, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसको खरीदने के बाद पैसा मुसलमानों की जेब में जा रहा हो, पैसा अंग्रेजों की जेब में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से अब दुनिया में कंपनियों की हुकूमत जारी और सारी है। तो ये इस्तेमालकारी की शक्लें बदल रही हैं, लेकिन ये दुनिया में कायम जरूर है। तो ये मेरा आज का लेक्चर था इस्तेमालकारी के हवाले से। आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। तो ओवर टू यू मिस्टर आबिद। बहुत बहुत शुक्रिया मिस सबूर फातिमा, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू से हमें बहरावर फरमाया। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो आपके हवाले से अगर किसी का कोई सवाल है तो वो यहाँ कर सकता है। किसी का कोई सवाल है तो वो यहाँ कर सकता है। जी जावेद, आपको कोई सवाल करना है? चलिए, बहुत शुक्रिया मिस सबूर फातिमा, आपका आपके वक्त का हम पार्टिसिपेंट। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, मुझे मौका दिया बोलने का, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।